हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके बुक में दी गई है और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, टर्मिनोलॉजी ही समझ में नहीं आता क्योंकि सभी कुछ सिमिलर सिमिलर लगता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इथोलॉजी के बारे में कि इथोलॉजी एक्चुअली क्या होती है। इथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय हिलायर। ठीक है, तो हम बोलते हैं हिलायर नाम के साइंटिस्ट ने ये 1854 में ये टर्मिनोलॉजी दी थी कि भाई इथोलॉजी होता क्या है, इथोलॉजी का टर्म दिया था। ठीक है, बट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय डब्ल्यू एम व्हीलर। तो ये क्वेश्चंस आपको एमएसटीसीटी में आ सकते हैं कि जो इथोलॉजी की टर्म है वो किसने दी है। तो इथोलॉजी की टर्म हिलायर नाम के साइंटिस्ट ने दी है। ठीक है, टर्म किसने दी है, हिलायर ने दी है। लेकिन उसको पॉपुलराइज किसने किया है, तो व्हीलर ने किया है। व्हीलर ने उसको पॉपुलराइज किया है और टर्म किसने दी है, हिलायर ने दी है। ठीक है, दूसरी हमको बात करनी है कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। द टर्म डिनोट्स और स्पीक्स फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट। मतलब एनिमल्स का अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरीके का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो एनिमल बेसिकली एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट। ठीक है, तो एक हैबिटेट में, एक बायोम के अंदर एक हैबिटेट में एक एनिमल रह रहा है। अब ये एनिमल को मान लेते हैं भूख लगी है, तो वो क्या करेगा। अगर ये कार्निवोरस होगा तो अपने जैसे किसी दूसरे एनिमल को खाएगा। ठीक है, अगर ये हर्बीवोरस होगा तो घास फूस खाएगा। मतलब इसका बिहेवियर क्या है, अगर इसका फीडिंग बिहेवियर हम देखें तो वो क्या है, वो शिकार करना है, प्रेडेटर का है, या किसी दूसरे एनिमल का वो शिकार करेगा। ठीक है, प्रेडेशन करेगा, या वो किसी दूसरे घास फूस को खाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का उसका बिहेवियर देखा जाता है। अब बिहेवियर मैटर करता है कि वो उसका किस तरीके का नीच है। नीच क्या होने वाला है वो अगले लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक एनिमल का अपना बिहेवियर कैसा है अपने एनवायरमेंट में। जैसे हम बियर की बात कर लेते हैं, तो पोलर बियर के बारे में हमें पता है कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब 6 महीने तक वो नींद में रहते हैं। ठीक है, तो ये उनका रिस्पॉन्स है उनके एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर है। तो जैसे जैसे उनके हम देखते हैं कि जैसे जैसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनका एक बिहेवियर होता है अपने एनवायरमेंट को लेके। बहुत सारे बर्ड्स की अगर आप देखो तो वो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन यानी उनको एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो वो किसी और एरिया में जाते हैं फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जिसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो वो भी एक बिहेवियर हो गया, बर्ड्स का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट में हमको नहीं मिल रही है चीजें तो हम भाई दूसरे एनवायरमेंट में जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनिमल का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, उसको हम बोलते हैं दैट इज इथोलॉजी। इथोलॉजी दैट इज बिहेवियर ऑफ एनिमल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल का क्या होता है, दैट इज बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस किया है। इकोलॉजी क्या है, स्टडी होती है बेसिकली एनिमल्स के इंटरेक्शन की। ठीक है, एनिमल्स का एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शन है और एनिमल्स अपने अबायोटिक एनवायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स या प्लांट कोई भी बात कर लेते हैं। ठीक है, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हीकल। ठीक है, अर्नस्ट हीकल नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये टर्म दी है 1865 में। पेपर में आ सकता है एमएसटीसीटी के। ठीक है, रिलेशनशिप ये क्या है, द रिलेशनशिप ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स प्लांट सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए तो उनकी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, मतलब कोई एनिमल कौन से प्लांट को खा के जी रहा है, कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खा के जी रहा है, मतलब एक दूसरे पे वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा उनका रिलेशनशिप विद देयर सराउंडिंग, एनिमल्स रिलेशनशिप विद देयर सराउंडिंग, कि अपने अपने एनवायरमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ वो किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोनॉमिक्स के बारे में। बायोनॉमिक्स और इकोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स होती है। ठीक है, इनको एज अ सिनोनिमस यूज किया जाता है, मतलब दोनों ही सेम टर्म्स होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी लैंगस्टर ने दी थी 1890 में, और इस टर्म के मुताबिक इन्होंने बोला था कि फॉर स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। तो यहाँ पे भी हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उनके एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, बेसिकली उसको हम बायोनॉमिक्स बोलते हैं। बट यहाँ पे मेनली एक चीज आती है दैट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक स्पेशीज की स्टडी होती है। जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो एक डिजीज कॉज करता है मलेरिया जिसके वजह से, या डेंगू, तो मॉस्किटो एक इकोनॉमिक स्पेशीज हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक स्पीशीज हो गया, इकोनॉमिक स्पीशीज हो गया। ठीक है, मॉस्किटो एक इकोनॉमिक स्पीशीज हो गया यहाँ पे।
तो इसका जो एनवायरनमेंट के सराउंडिंग में कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा है, क्या खा रहा है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सारी मॉस्किटो से रिलेटेड जो स्टडी होगी, और ये एक इकोनॉमिक एनिमल हो गया, तो इस वजह से ऐसे इकोनॉमिक प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है यहाँ पे, ठीक है, ताकि उनके बारे में और चीज़ें पता लगाई जा सके और उनको किस तरीके से यूज़ करना है या उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, इसका स्टडी किया जा सके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इकोलॉजी में सारे ही ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, बोला है मैंने, ठीक है, लेकिन बायोनॉमिक्स में हम बोलते हैं कि हम उन्हीं ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, उनके एक दूसरे के बीच में कैसा रिलेशन है, मतलब दूसरे एनिमल के साथ किस तरीके का रिलेशन शो करते हैं। जैसे मॉस्किटो ह्यूमंस के साथ इंटर रिलेशन शो करते हैं, ह्यूमंस के ब्लड पे वो सर्वाइव करते हैं, दूसरे एनिमल्स के ब्लड पे सर्वाइव करते हैं, तो ये जो है हम देखते हैं इसका इस तरीके का इंटर रिलेशन है एनिमल्स के साथ, ठीक है। और हम देखते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, तो एनिमल्स को मॉस्किटोज को ग्रो होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अंडे देने के लिए, ठीक है। तो ये सारे तरीके से मॉस्किटो जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो स्टडी हम बायोनॉमिक्स में करेंगे, मतलब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको मॉडर्न इकोलॉजी भी बोलते हैं। ये जो टर्म थी मॉडर्न इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये देने वाले साइंटिस्ट 20th सेंचुरी में आए, दैट इज क्लार्क, ठीक है, और 1964 में द टर्म वाज इंट्रोड्यूस इन 20th सेंचुरी बाय जीएल क्लार्क, 1964 में ओडम और 1969, ठीक है। तो यहाँ पे क्लार्क और ओडम ने ये टर्म दी है 20th सेंचुरी में, गिविंग एम्फेसिस ऑन द फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है, बेसिकली यहाँ पे एम्फेसिस दिया गया है किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन पे और फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप पे बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है एनवायरमेंट में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाती है, और दूसरी स्टडी की जाती है कि उसका अपने सराउंडिंग के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। मतलब एक फंक्शनल रोल, वो फूड चेन में अपना कौन सा रोल प्ले कर रहा है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है या वो हम देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, मतलब फूड चेन में उसका रोल क्या है, फूड पिरामिड में उसका रोल क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि उसका जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटर रिलेशन कैसा है और उसका अपने सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। और लास्ट में हम बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है, ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ कंस्टिट्यूट अ बायोस्फीयर। तो हमारा ये जो पूरा अर्थ है उसको ही हम बायोस्फीयर बोलते हैं, या पूरा जो इकोसिस्टम हमारे पूरे अर्थ पे देखने को मिलता है इसको एक बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर ही लग रही होगी आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहला, इथोलॉजी में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, एनिमल का बिहेवियर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैंने बर्ड्स का एग्जांपल बताया, बियर का एग्जांपल बताया, ये हमने देखा कि अपना बिहेवियर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। दूसरा हमने देखा इकोलॉजी में हम सिंपली सारे ऑर्गेनिजम्स का इंटर रिलेशन स्टडी करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ, ठीक है, और उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ। तीसरा हमने देखा बायोनॉमिक्स में, हमने देखा कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जैसे मॉस्किटो हो गया या जैसे हनी बीज हो गए, जिनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। अब आप बोलोगे मॉस्किटो कैसे, मॉस्किटो से मलेरिया होता है, मलेरिया होके आपको डिजीज होता है, आप दवाखाने में जाते हो, हॉस्पिटल का बिल भरते हो, टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, इकोनॉमिक रिलेशन होता है, ठीक है, मतलब पैसा सर्कुलेट होता है उससे। उस वजह से हम देखते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे हम देखते हैं स्टडी की जाती है, मतलब उनका इंटर रिलेशन एक दूसरे के साथ और उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का रोल में पूरे एनवायरनमेंट में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, साथ ही में उसका एक दूसरे के साथ कैसा इंटर रिलेशन है और सराउंडिंग के साथ, ठीक है। बायोस्फीयर पूरे अर्थ को ही बोला जाता है बेसिकली, जिसमें वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम रन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, कौन सी टर्मिनोलॉजी किसने दी है और कौन से टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इस पे एमएसटीसीटी में क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस है। इवन आप हायर एग्जाम्स देते हो जैसे आईएएस, आईपीएस या कुछ भी, तो इन चीज़ों में ये सारी जनरल टर्म्स पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको एमएचटीसीटी में ये काम आएगा, दूसरा आपको ये नीट में काम आएगा, तीसरा आपको सिविल सर्विसेज की जितनी भी एग्जाम होती है, ठीक है, सिविल सर्विसेज की जितनी भी एग्जाम होती है उसमें भी ये फ्यूचर में काम आ सकता है, जैसे एमपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, आईपीएस, आईएएस, तो ये सारे एग्जाम्स में ये काम आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है जो आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है, और उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।